हेलो स्टूडेंट्स, तो अब डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट। क्लियर? तो तीन साइट है, देखो। फर्स्ट इज, बताओ, फर्स्ट इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में फैट के लिए कोई एंजाइम है ही नहीं सलाइवा में, तो नो डाइजेशन। उसके बाद आ जाओ स्टोमक। स्टोमक में आ जाओ। स्टोमक में एक एंजाइम है, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन देखो, फैट का डाइजेशन तभी होगा जब उसका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब जब लार्जर फैट मॉलिक्यूल को आप छोटे छोटे यानी स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में जब आप ब्रेक कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्लियर? तो इमल्सिफिकेशन के बिना फैट का डाइजेशन नहीं होता बच्चों। तो यहां पे गैस्ट्रिक लाइपेज से by gastric lipase only naturally emulsified fat is digested. Fat is digested. ओके, इमल्सिफाइड फैट का मतलब जो पहले से नेचुरली इमल्सिफाइड फैट, मतलब जैसे यॉक खाते हो ना, अंडे का यॉक, तो यॉक इज नेचुरली इमल्सिफाइड फैट है। यॉक इज नेचुरली इमल्सिफाइड फैट, ये याद रखना है। तो इस तरह की चीजों का डाइजेशन हो पाता है गैस्ट्रिक लाइपेज से। इमल्सिफाइड फैट इज डाइजेस्टेड, और सिर्फ 1%, ये याद रखना है, 1% डाइजेशन ऑफ फैट occurs in stomach। समझ में आया? तो सिर्फ 1% फैट जो है वो स्टोमक में डाइजेस्ट होगा, और वो भी उसी फैट का डाइजेशन होगा जो नेचुरली इमल्सिफाइड फैट स्टोमक में पहुंचेगा उसी का। तो आप कह सकते हो कि बहुत कम या नेग्लिजिबल अमाउंट, 1% क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में फैट का डाइजेशन हो पाता है स्टोमक में। क्लियर? ये याद रखना है। और उसी फैट का डाइजेशन होगा जो ऑलरेडी पहले से ही नेचर ने उसको इमल्सिफाइड किया है। जैसे यॉक जो है, येलो कलर वाला पार्ट अंडे का, ये एग का, वो इमल्सिफाइड फैट का एक एग्जांपल है। ऐसे कुछ फूड होते हैं जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं, बहुत कम, तो उन्हीं का डाइजेशन हो पाता है स्टोमक में। अब आते हैं हम डिओडेनम। डिओडेनम में क्या होगा? इतना बड़ा ये फैट है, फैट मॉलिक्यूल। अब इस पे होगा इमल्सिफिकेशन। बाय ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स। ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये कराते हैं इमल्सिफिकेशन, और ये फैट अब छोटे छोटे स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गए। ये हो गया इमल्सिफाइड फैट, ये हो गया इमल्सिफाइड फैट। क्लियर? तो इमल्सिफिकेशन किससे होगा? बाइल सॉल्ट से। कौन बाइल सॉल्ट्स? ऑर्गेनिक, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। क्लियर? तो emulsification is done by organic bile salts।
कौन कौन से हैं? सोडियम टॉरकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट. What is emulsification? Emulsification is the process by which larger fat molecule is broken down into smaller ones. इसी को बोलते हैं बच्चों इमल्सिफिकेशन. और इमल्सिफिकेशन कौन करवाता है? इमल्सिफिकेशन करवाते हैं बाइल सॉल्ट्स. क्लियर? अब इसके ऊपर एक्ट करेगा कौन? जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं. ओके, जो फैट का डाइजेशन कराते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज. क्लियर? तो इसको मैं बच्चों रब कर रहा हूं. तो देखो अब इसके ऊपर जो लाइपेज हैं, अब इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर, इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर ऐड करेगा कौन? सबसे पहले आपको सोचना है पैनक्रियाटिक जूस. तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम है? पैनक्रियाटिक लाइपेज. पैनक्रियाटिक लाइपेज शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PL. पैनक्रियाटिक लाइपेज इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप्सिन. तो स्टेप्सिन इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये भी उसका दूसरा नाम है. मतलब स्टेप्सिन इज आल्सो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम. एक चीज और आप याद कर सकते हो, जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है बच्चों, ये भी ऐड कर सकते हो. पैनक्रियाटिक एमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड एज एमाइलॉप्सिन. इज आल्सो कॉल्ड एज एमाइलॉप्सिन. क्लियर? जैसे पैनक्रियाटिक लाइपेज को हमने बोला स्टेप्सिन, वैसे ही पैनक्रियाटिक एमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड एज एमाइलॉप्सिन. ये भी याद रखना है. तो इमल्सिफाइड फैट कन्वर्ट हो जाएगा पैनक्रियाटिक लाइपेज से किसमें? और जो इमल्सिफाइड फैट है ये है बच्चों ट्राइग्लिसराइड. एक्चुअली क्या है ये? ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड. क्लियर? अब ये ट्राइग्लिसराइड बाय रिएक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड. इस डाइग्लिसराइड के ऊपर फिर से एक्ट करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज और इसको कन्वर्ट कर देता है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड. फिर फाइनली
जो मोनोग्लिसराइड है बच्चों, मोनोग्लिसराइड, उसके ऊपर फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा और इसको फाइनली कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फाइनली आपका जो एंड प्रोडक्ट है फैट डाइजेशन का ये है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन क्या हो गया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्लियर, समझ में आया आपको? तो इस तरह से फैट का डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है न्यूक्लिक एसिड, दोनों, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर, ये न्यूक्लिक एसिड है दोनों। अब ओरल कैविटी में नो डाइजेशन, ओरल कैविटी नो डाइजेशन, स्टोमक नो डाइजेशन। यानी सबको आपको तीन ये पे साइड पे सोचना है, सारे डाइजेशन को, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और कहां पे क्या सिक्रीट होता है ये भी आपको सोचना है। स्टोमक में नो डाइजेशन, स्टोमक में नो डाइजेशन। सीधे आ जाओ डिओडेनम में। अब डिओडेनम में आपको किसके बारे में सोचना है, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स के बारे में। तो अब आपको सोचना है पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम। अब इसमें देखो कोई एंजाइम है क्या न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए, ये सोचो। क्लियर, आंसर आएगा न्यूक्लियेजेस, आंसर आएगा न्यूक्लियेजेस। और न्यूक्लियेजेस दो तरह के होते हैं, डीएनएस एंड आरएनएस। अब हमारा काम आसान हो गया। डीएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर एक्ट करेगा डीएनएस, इसको ब्रेक कर देगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और आरएनए को, आरएनए के ऊपर एक्ट करेगा आरएनएज, इसको कन्वर्ट कर देगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में और आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। क्लियर, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। क्लियर बच्चों यहां तक? अब देखिए, अब हमको पता है, हम लोगों को, कि जो डीएनए या आरएनए होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। डीएनए इज polymer of nucleotides. DNA and RNA both. DNA and RNA are polymer of, दोनों polymer of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बच्चों?
तो न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग 3 कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैविंग 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स हैं इनके। कौन कौन से? एक है नाइट्रोजन बेसेस, जो 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, ये सारा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, साइटोसिन, थाइमिन, ये नाइट्रोजन बेसेस है बच्चों, इतना याद रखो, बायोमोलिक्यूल्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये नाइट्रोजन बेसेस हो गए। फिर सुगर, ये है पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर होता है 2 तरह का, राइबोज होगा आरएनए में एंड डीऑक्सीराइबोज होगा। पेंटोज सुगर मतलब क्या, इसमें 5 कार्बन कंपाउंड है ये। डीऑक्सीराइबोज होगा इसमें डीएनए में। इस तरह से ये पेंटोज सुगर दूसरा कंपोनेंट। एंड तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड या इसको फॉस्फेट भी बोल देते हैं बच्चे, फॉस्फेट या ये आयनिक फॉर्म हो गया फॉस्फोरिक एसिड का, ये आयनिक फॉर्म है, फॉस्फेट बोल दिए। तो फॉस्फेट 3 कंपोनेंट्स हो गए इस तरह से, समझ में आया? यानी इन तीनों कंपोनेंट से बना होता है डीएनए और आरएनए। इधर एक यूरेसिल भी होता है जो आरएनए में प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। तो इस तरह से नाइट्रोजन बेसेस है। एक नाम आपको पता रखना चाहिए, एक यानी न्यूक्लियोटाइड्स, टी फॉर 3। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, इसमें बच्चों हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स याद रखोगे कैसे? न्यूक्लियोटाइड्स में टी है, यानी इसको कितने कंपोनेंट है? 3। न्यूक्लियोसाइड्स में टी नहीं है, सो इट हैविंग 2 कंपोनेंट। इट हैविंग 2 कंपोनेंट। कौन कौन? तो फर्स्ट नाइट्रोजन बेसिस एंड सेकेंड पेंटोज सुगर। फॉस्फेट इज एब्सेंट, समझ में आ रहा है? फॉस्फेट इज एब्सेंट। तो 2 टर्म आपको आएगा हमेशा, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज सुगर से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट, कैसे याद रखोगे? यहाँ पे टी है, टी फॉर 3, तो इसमें है 3 कंपोनेंट। तो नाइट्रोजन बेसिस में ये हो गया, पेंटोज सुगर ये हो गया, फॉस्फोरिक एसिड ये हो गया, इसमें 2 ही कंपोनेंट। अब यहाँ पे गौर फरमाओ आप, डीएनए को ब्रेक किया गया, डीएनए से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या है? टाइप्स है न्यूक्लियोटाइड्स का। आरएनए ब्रेक हुआ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, देखो सब में न्यूक्लियोटाइड्स वर्ड आ रहा है, यहां भी न्यूक्लियोटाइड्स, यहां भी न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर? यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में प्रेजेंट है तो इसको बोला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में प्रेजेंट है तो इसको बोला राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान से सुनना, ये दोनों टाइप्स है किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में है तो इसको बोला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए में है तो इसको बोला राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? यानी इसको मैं अब यहां से रब कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अब रब कर रहा हूं लेफ्ट साइड में बच्चों।
देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स are types of न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? तो ये क्या है? बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड्स है। यहां तक पैनक्रियाटिक जूस में है, उसके बाद कोई ऐसा एंजाइम नहीं है पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेसेस के अलावा जो डीएनए से लिंक्ड है, उसके डाइजेशन के लिए है। अब आ जाओ इंटेस्टिनल जूस में। देखो बच्चों, अब पैनक्रियाटिक जूस फोन लगाएगा किसको? इंटेस्टिनल जूस को, कि भैया तुम आओ और फंक्शन परफॉर्म करवाओ, तुम आओ और फंक्शन परफॉर्म करवाओ। क्लियर? किसमें? इंटेस्टिनल, इसका मतलब डाइजेशन करवाओ। अब आगे की तरफ इंटेस्टिनल जूस में देखो बच्चों, दो एंजाइम का नाम मैंने लिखवाया हुआ है आपको इंटेस्टिनल जूस में। एक है न्यूक्लियोटाइडेजेस, देखना नोट्स में देखना, मैंने लिखवाया हुआ है न्यूक्लियोटाइडेजेस, और दूसरा है न्यूक्लियोसाइडेजेस। ये देखो आपको मिल जाएगा। इंटेस्टिनल जूस में दो एंजाइम हैं आपको, ठीक है? अब देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, आइदर डीऑक्सी हो या राइबो हो, ये क्या है बेसिकली? ये सारे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और इनके ऊपर कौन एक्ट करेगा? न्यूक्लियोटाइडेजेस। इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? न्यूक्लियोसाइड्स में, प्लस फॉस्फेट। किसमें? फॉस्फेट में। क्लियर? ये याद रखना है। इस तरह से ब्रेक हो गया। अब ये बचा ये न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर बच्चों कौन एक्ट करेगा? न्यूक्लियोसाइडेजेस, और इनको कन्वर्ट कर देगा किसमें? नाइट्रोजन बेसेस प्लस शुगर में, क्योंकि इसको दो ही कंपोनेंट थे ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स पहले ब्रेक होता है न्यूक्लियोसाइड्स में प्लस फॉस्फेट में, और फिर न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट करता है न्यूक्लियोसाइडेजेस, इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन बेसेस प्लस शुगर, और यहां से आ गया बच्चों क्या? फॉस्फेट। तो ये तीनों क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। क्लियर? तो इस तरह से आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सारा सीक्वेंस आपको 3 साइट हमेशा सोचना है, ठीक है? 3 साइट हमेशा आपको सोचना है, ओरल कैविटी, स्टोमक एंड डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? ये 3 साइट हो गए। तीनों साइट पे मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों तरह से डाइजेशन होता है। क्लियर? मैकेनिकल आपको मैंने बता दिया सब जगह। उसके बाद बायोकेमिकल बिल्कुल आसान है, आपको सोचना है कि किस साइट पे कौन सा सिक्रीशन सिक्रीट होगा और वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा। तो ओरल कैविटी में सलाइवा, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस और डिओडेनम में 3 सिक्रीशन है, ठीक है ना? 3 सिक्रीशन है, इंटेस्टिनल
जूस, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर? तो यहां तक देखना है बच्चों आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।